हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने अब तक यह पढ़ा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर ने दिया है, उन्होंने चार प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन प्रिंसिपल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। उसके अलावा टेलर ने 7 टेक्निक्स भी सजेस्ट की हैं और इन टेक्निक्स को बहुत सी जगह फॉलो किया जाता है। इवन हमारे स्कूल में भी इनमें से कुछ टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। तो इन टेक्निक्स को कैसे यूज़ किया जाता है और इसका ये कौन कौन सी टेक्निक्स है, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम 7 टेक्निक्स में से पहली 2 टेक्निक्स स्टडी करेंगे। वो टेक्निक्स क्या क्या है, एक एक करके उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरा मेथड स्टडी, चौथा टाइम स्टडी, पांचवा मोशन स्टडी, छठा फैटिग स्टडी एंड लास्ट डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। तो इनमें से इस वीडियो में हम पहली 2 टेक्निक यानी फंक्शनल फोरमैनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक में टेलर क्या कहना चाहते थे? टेलर का कहना था कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो वर्कर के जस्ट ऊपर होता है, उसमें एक सुपरवाइज़र या कहो फोरमैन की ज़रूरत होती है। और वो फोरमैन जो है उसको इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि वो किसी एक पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आ जाए, वो जो सारे काम कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वालिटीज़ के हिसाब से टेलर ने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी 8 पर्सन्स इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट ओवर अ वर्कर। उनका ये कहना था कि एक फोरमैन वर्कर के सारे काम को नहीं देख सकता। काम को देखने के लिए जो फोरमैन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो किसी एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती। तो उन्होंने जब क्वालिटीज़ डिवाइड करी तो उन्होंने को ये पता चला कि इस ऐसे 8 अलग अलग इंसान चाहिए जो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होंगे। टेलर ने ये सजेस्ट किया कि 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और जो ये 8 स्पेशलिस्ट हैं, इनमें से 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगे और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे। और कोई भी वर्कर को इन 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिलेंगे। ये हर वर्कर इन 8 स्पेशलिस्ट के अंडर होगा और ये अपने अपने काम करेंगे। तो ये 8 स्पेशलिस्ट क्या है, पहले इसी बात को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि एक फैक्ट्री मैनेजर होगा, 2 डिपार्टमेंट होंगे। पहले डिपार्टमेंट का प्लानिंग इंचार्ज होगा और दूसरे डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। फिर प्लानिंग इंचार्ज में 4 स्पेशलिस्ट होंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 पर्सन्स होंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और ये 8 के अंडर वर्कर्स काम करेंगे। एक पर्सन के यहाँ पर 8 बॉसेस होंगे, 8 बॉसेस ऑफ एवरी वर्कर। अब इन 8 का काम क्या है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की। जैसा कि नाम है, इनका काम प्लान करना होगा। इनका एक्चुअल वर्क से कोई मतलब नहीं होगा। अब इनके नाम याद रखना कई बार बच्चों को डिफ़िकल्ट हो जाता है और बच्चे भूल जाते हैं कि भाई 8 में से कौन सा किस डिपार्टमेंट में है। तो उसके लिए हमने इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, डर्ट। डर्ट में D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिनेरियन, जिसका काम क्या है कि फैक्ट्री में प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये देखना कि काम टाइम पे हो, पेनल्टीज इशू करना अगर कोई काम टाइम पे नहीं करता है, कोई गलतियां करता है। I स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम है टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस इशू करना,
कौन सा काम कितने टाइम में किस वर्कर ने करना है, ये इशू करना है। आर स्टैंड्स फॉर रूट क्लर्क, ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन का क्या रूट होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर किस किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, किसके पास जाएगा, कौन क्या काम करेगा, उसके बाद क्या काम होगा, पूरा रूट डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और टी स्टैंड्स फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो हर एक जॉब का कितना टाइम लग रहा है करने में, हर एक जॉब को, और उस पर कितना कॉस्ट, कितना खर्चा आ रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। डर्ट, अगर आप इस डर्ट से याद रखेंगे तो आपको इनकी फुल फॉर्म लिखना आसान हो जाएगा। दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी जहाँ पे एक्चुअली वर्क हो रहा है। जो वो प्लानिंग डिपार्टमेंट तो प्लान करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है काम करवाएगा। तो इसमें भी 4 बॉसेस हैं, इनके नाम याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है सर जी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्पीड बॉस। जैसे कि नाम है स्पीड, ये पर्सन जो है इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि काम में कोई भी डिले ना हो और काम स्पीड से चलता रहे, काम रुके नहीं। दूसरा आई स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर। इसका काम है ये देखना कि गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आउटपुट बन रहा है, उसकी क्वालिटी जो है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फॉलो बन रही है या नहीं बन रही है। नेक्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिपेयर बॉस। इसका काम है कि जितनी भी टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं उनको रिपेयर किया जाए टाइमली, ताकि प्रोडक्शन कभी भी ना रुके। ये ना हो कि आप कहें कि मशीन तो ख़राब है, तो ये सिचुएशन कभी ना आए। इसे टाइम टू टाइम रिपेयर्स होते रहे, टूल्स और इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रहे, ये काम रिपेयर बेस का है। और लास्ट है जी स्टैंड्स फॉर गैंग बॉस। इसका काम है मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स अरेंज करना टू कंप्लीट द जॉब। जो मशीन्स को अरेंजमेंट करना, टूल्स को अरेंज करना, खरीद कर वर्कर्स को प्रोवाइड करना, ये काम गैंग बॉस का है। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है, जिसमें ये कहा गया है, ये सजेस्ट किया है टेलर ने कि देयर शुड बी एटलीस्ट 8 बॉसेस अबव द वर्कर इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है फ्योल के यूनिटी ऑफ कमांड वाले प्रिंसिपल के, जो कहता है कि एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। और यहाँ कहा गया है कि एक बॉस से काम नहीं चलेगा, देयर शुड बी मोर देन वन बॉस अबव एवरी वर्कमैन। अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक की ओर आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें 2 टर्म है, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। हम इन 2 टर्म्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हर एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देना। हर एक्टिविटी के लिए, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल हो, टूल्स हो, मशीन्स हो, मेथड हो, साइज हो, कलर हो, टाइम हो, वर्किंग कंडीशन हो, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट हो जाना चाहिए। अगर किसी काम को करने के 10 मिनट लगते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने में हर बार 10 मिनट ही लगने चाहिए। वर्कर शुड बी टोल्ड दैट दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। हर चीज़ का एक फिक्स टाइम, फिक्स साइज, फिक्स वेट, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। अब इसका क्या एडवांटेज है, क्या पर्पस है? पहला पर्पस है इट रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइजेस एंड करेक्टरिस्टिक्स। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका फिक्स साइजेस अवेलेबल हो जाते हैं। आप मार्केट में जाए कोई भी चीज़ लेने, सपोज आप कोल्ड ड्रिंक लेने ही जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट में गए, मुझे 700 मिलीलीटर चाहिए, किसी को 200 चाहिए, किसी को 100 मिलीलीटर चाहिए, किसी को 250 चाहिए, किसी को 270 चाहिए, हर साइज़ में अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड साइज़ अवेलेबल है। कोल्ड ड्रिंक के आप देखेंगे तो आपको 300 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, इन सम 600 मिलीलीटर ऑल्सो, और 1 लीटर, 2 लीटर्स में पैक्स में अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है
कि आप जो साइज़ मांगोगे, आप कहोगे मुझे 5 लीटर की बोतल दे दो तो 5 लीटर की बोतल मिल जाएगी। आप 5 लीटर की खरीदी तो आपको टू लीटर वाली 2 बॉटल और एक 1 लीटर वाली बोतल लेनी पड़ेगी। 5 लीटर की कोई बोतल नहीं है। अगर आप रिफाइंड ऑयल लेने जाएंगे तो आपको 1 लीटर का पाउच मिलेगा या फिर 5 लीटर का कैन मिल जाएगी। आप उससे बीच में और उससे ज़्यादा का कोई उसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उससे जो होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, वो लिमिटेड हो जाती हैं। दूसरा, इट एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है इसका कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो रिप्लेस करनी पड़े, तो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो पाता है। सपोज आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन में आपका एक कोई पार्ट जो है ख़राब हो गया है, तो आप कंपनी से उस पार्ट को कभी भी रिप्लेस करा सकते हैं, क्योंकि कंपनी उस पार्ट का साइज़ हमेशा उस मॉडल के लिए सेम रखती है, स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर कंपनी उस पार्ट का साइज़ हर बार हर मशीन उस मॉडल की मशीन में जो चाहे बना दे, कितना बड़ा कितना छोटा जो उसकी इच्छा हो वो बना दे, तो ऐसे में आपको अगर अपनी मशीन सही करवानी है तो आपको कंपनी को स्पेशल ऑर्डर देकर सामान खरीदना पड़ेगा। इसके आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपके घर पे एलईडीज़ या बल्ब लगे होंगे, उसका होल्डर लगा होगा, तो जो भी होल्डर लगा है, आप मार्केट में जाकर ये नहीं बताते मेरे पास इस कंपनी का होल्डर लगा है। वो होल्डर यूनिवर्सल है, उसका स्टैंडर्ड साइज़ है। आप कोई भी एलईडी ले आइए, किसी भी कंपनी का, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी साइज़ का, किसी भी वॉट का, आप वो उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। आप ट्यूबलाइट्स पे भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप बटन्स में एग्जांपल ले सकते हैं। बटन के साइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उसे फिट होना है, फिटिंग एरिया उसका हमेशा सेम रहता है। तो इससे ये आसानी रहती है कि कोई भी चीज़ स्पेशल ऑर्डर पे नहीं बनानी पड़ती, जिससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को एडवांटेज मिलता है। देन टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड्स ऑफ मटेरियल, अगर हम चाहते हैं कि एक लेवल हमारे काम का बना रहे, क्वालिटी लेवल बना रहे, तो ये स्टैंडर्ड सेट करने ज़रूरी है फॉर द रॉ मटेरियल। आप जब कई कंपनी की बात करते हैं, आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो। अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो आपको पता है कि आप किस लेवल का मोबाइल ले रहे हैं। आप नोकिया ले रहे हैं तो आपको पता है, आप सैमसंग ले रहे हैं तो आपको पता है, और माइक्रोमैक्स ले रहे हैं तो भी आपको मालूम है। सबका लेवल, सबका फिनिशिंग लेवल सेम नहीं है, सबकी क्वालिटी लेवल सेम नहीं है। उसी चीज़ के आईफोन आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है क्यों, और माइक्रोमैक्स कम चार्ज करता है, बिकॉज ऑफ द नेम एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड क्वालिटी। आपको पता है कि अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो आपको क्या क्वालिटी मिलने वाली है। आप और चीज़ों में इसका एग्जांपल ले सकते हैं। आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके घर पे यूज़ होता होगा, सर्फ एक्सेल, रेन, घड़ी, निरमा। तो इन सब की प्राइस लेवल अलग अलग है। क्या इन सब का प्राइस लेवल सेम है? नहीं, क्योंकि इन सब का क्वालिटी अलग अलग है। दे डू नॉट प्रोवाइड सेम, यूज़ द सेम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी सप्लाई नहीं करते। एक अच्छी क्वालिटी का है तो कोई लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो आपको पता है कि अगर आप सर्फ एक्सेल ले रहे हैं तो किस क्वालिटी का ले रहे हैं, रिन ले रहे हैं तो किस क्वालिटी का ले रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन से ये फ़ायदा होता है। और लास्ट है, ये मैन और मशीन की बात हो रही है यहाँ पर, कि परफॉर्मेंस सेट होने से ये फ़ायदा होता है कि भाई मैन और मशीन से कितना कितना काम लेना है, हमें पता चल जाता है कि ये मशीन कितना काम कर सकती है, एक इंसान को एक दिन में कितना काम करना है, ताकि ये ना हो, टारगेट दे दिया जाता है ताकि ये ना हो कि वो कहें इतना तो काम हो ही नहीं सकता। वो आज आपने सोचा था, प्लान किया था कि 100 यूनिट्स बनाए, वो 50 यूनिट्स बना के चले जाएँ। तो अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो वर्कर को भी पता होगा कि आज काम कितना करना है, तो आपका काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, द वर्ड इज़ फ्रॉम सिंपल। इसका टेलर कहना चाहते थे कि कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब डू नॉट इंडल्ज इन मेकिंग अननेसेसरी साइजेस
ऑफ एंड डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा वैरायटी बनाएंगे एक प्रोडक्ट की, आपके लिए वो प्रोडक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा होती जाएगी, आपके लिए वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता रहेगा। आपकी जिस प्रोडक्ट की भी वैरायटीज़ बनाएं उसको लिमिटेड रखें, चाहे वो कलर में हो चाहे वैरायटी बनाने के लिए आप बहुत तरीके अपनाते हैं। जैसे आप सोप लेते हैं तो सोप में अलग अलग फ्रेगनेंस आपको मिलती हैं। आप मैगी लेंगे तो मैगी भी अलग अलग तरह की आती है, आटा मैगी आती है, मसाला मैगी आती है। इवन साइजेस से भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप मैगी ले रहे हैं, आटा मैगी भी ले रहे हैं, तो आटा मैगी भी कहीं कहीं पैक्स में आती है। इट इज़ ऑफ 150 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे पैक्स में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना आप ऑर्डर करोगे उतने पैक्स में आपको मैगी अवेलेबल हो जाएगी। आपको मुझे 10 ग्राम चाहिए, आपको मुझे 760 ग्राम चाहिए, उन्होंने फिक्स पैक्स बना रखे हैं, उसी साइज़ में आपको अवेलेबल होगी। क्यों मना किया टेलर ने कि बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड वैरायटी बनाओ? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वैरायटी बनाएंगे आपको उतने अलग अलग तरह की मशीन्स चाहिए, उतने अलग अलग तरह के इक्विपमेंट चाहिए, और उतने ही अलग अलग तरह के आपको इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको अननेसेसरी जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस टेक्निक से ये फ़ायदा होता है कि आप कम से कम वैरायटी बनाओगे तो आपको लेबर कम लगेगा, मशीन्स पे पैसा खर्च कम होगा, टूल्स पे पैसा खर्च कम होगा, और उसके अलावा इन्वेंट्री आपको कम मेंटेन करनी पड़ेगी, और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट होगा, और आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। आप जितनी ज़्यादा वैरायटी बनाओगे आपको उतनी ज़्यादा तरह की इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी पड़ेगी, और जितने ज़्यादा आप ऑप्शन अपने कंज्यूमर को दोगे तो दे विल गेट कंफ्यूज और मे बी रिजल्ट इन लेसर बाइंग। तो ऐसा मेन बात यह है कि आप इनको बहुत ज़्यादा ऑप्शन ना देकर आप कम से कम ऑप्शन दीजिए, कम से कम वैरायटी बनाइए। बेसिकली इट इज़ लेसर एक्सपेंसिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।